हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि लैंप की जो बत्ती होती है, ठीक है, जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है। तो आप देखे होंगे जो लैंप होता है, ठीक है, अभी तो बहुत कम ही लोग लैंप का यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लैंप का, ठीक है। लैंप हो गया, मान लीजिए इस तरह से लैंप इस तरह से बना हुआ है। इसमें एक बत्ती होता है, ठीक है, इस तरह उसमें ऊपर से इस तरह से लगा होता है ग्लास टाइप का, और इसमें बत्ती रहता है, ठीक है। यही बत्ती यहाँ पे जलता रहता है, यही बत्ती यहाँ पे जलता रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये लैंप हो गया, इसमें एक बत्ती डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बत्ती, और इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। इसमें क्या होता है, किरोसिन वगैरह डाला जाता है। तो आज के डेट में किरोसिन इतना ना महंगा हो गया कि लोग इसका यूज बहुत कम ही करेंगे। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि जो ये लैंप है तो इसका बत्ती में जो तेल होता है वो किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है। मान लीजिए कि तेल तो नीचे है लेकिन बत्ती ऊपर जल रहा है, तो किस वजह से होता है। तो एक कैपिलरी क्रिया होता है, ठीक है। फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो फिजिक्स में एक कैपिलरी के बारे में पढ़े होंगे। तो कैपिलरी जो होता है वो क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो तेल होता है वो बत्ती में ऊपर चढ़ता है। तो लैंप के जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर किस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ता है, तो कैपिलरी के द्वारा, ठीक है। तो कैपिलरी टर्म याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो तेल होता है वो ऊपर चला जाता है। तो वो जो बत्ती बनता है ना वो इस डिज़ाइन से बनता है। जैसे आप तौली वगैरह देखते होंगे, ठीक है, जैसे जो टॉयल वगैरह होता है, तो मान लीजिए कि इतना बड़ा टॉयल हुआ तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पानी जब लगेगा ना तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू कर देगा और इतना दूर एरिया को क्या कर देगा, गीला कर देगा, यानी कि फैल जाता है। तो वही फैलने का उसमें प्रक्रिया होता है। तो तेल इसमें चढ़ता है धीरे धीरे ऊपर। इसी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुई का पानी में ऊपर तैरने का कारण है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सुई होता है ना, जो कपड़े सिलने के काम आता है, तो उसको अगर हम पानी पे अगर सही तरीके से रखेंगे तो मान लीजिए कि एक बॉक्स हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में पानी रखा गया, ठीक है, इस बॉक्स में क्या रखा गया, पानी रखा गया है। तो पानी जो ये बॉक्स है इसमें पानी रखा गया है, और इसमें अगर जेंटली अगर एक नीडल रखेंगे सुई, तो क्या करेगा, ये इसी पे तैरने लगेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है एक फिनोमेना की वजह से। वो भी फिजिक्स का फिनोमेना है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, ठीक है। क्या नाम है उसका, पृष्ठ तनाव है। जिसको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन इसको बोला जाता है। तो सरफेस टेंशन एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से क्या होता है कि सुई पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो यही कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि सुई पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पानी से निकलने पर, क्या दिया गया कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो आप देखते होंगे कि जो शेविंग ब्रश होता है, जो इसको यूज करके लोग क्या करते हैं कि शेविंग वगैरह करते हैं, दाढ़ी को शेविंग करते हैं, तो उसको जब पानी में डाला जाता है ना, जब पानी में डाल के निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ब्रश का शेप आपको बना के दिखाते हैं कि इस तरह से ब्रश होता है, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से उसका पकड़ने वाला होता है, और इसमें इस तरह से ब्रश का वो मतलब इसमें निकला हुआ होता है। जब इसको हम लोग डालते हैं ना पानी के अंदर, तो जब पानी में डालेंगे इसको, मान लीजिए कि इस तरह से पानी में डालें, तो ये जो इसके सारे जो इसमें रेसे टाइप की इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से जो होता है वो क्या होता है, आपस में चिपके हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी फेनोमेना किस वजह से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से, ठीक है। ये भी सरफेस टेंशन के वजह से होता है। ऐसा किस वजह से होता है, तो सरफेस टेंशन के वजह से होता है। तो यहाँ पे दो देख लिए, एक तो सुई का पानी में तैरना, और दूसरा जो शेविंग ब्रश है उसका बाल जो होता है आपस में चिपक जाना, वो भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव के वजह से होता है। अगला दिया गया, यहाँ पे पृष्ठ तनाव से ही ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि जो द्रव की बूंद है, जैसे पानी को आप देखेंगे, अगर जो जैसे बारिश होता है, तो जो बारिश होता है किस शेप में होता है, गोलाकार में होता है। तो कभी आपने सोचा है कि जो बारिश की बूंदें होती है वो गोलाकार में ही क्यों होती है, ठीक है। जो बारिश की बूंद होती है वो गोलाकार शेप में ही क्यों होता है, इस तरह से बारिश की बूंद होती है ना, इस तरह से गोला गोला करके, तो गोलाकार ही क्यों होता है। बारिश इस तरह से भी रेक्टेंगल के शेप में भी हो सकता था, ट्रायंगल के शेप में भी हो सकता था, ठीक है। गोलाकार ही क्यों होता है, तो गोलाकार होने के पीछे क्या होता है कि मिनिमम एरिया को क्या करता है, एक्वायर करने का कोशिश करता है, और उस वजह से क्या होता है, उस पर जो पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि जो द्रव की बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार हो जाता है। तो इसका भी रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। 5वें नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है
तो सवाल यहाँ पे कर रहा है कि यदि लोलक की लंबाई, जो लोलक होता है पेंडुलम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उसका जो लोलक होता है ना, यदि लोलक जो होता है पेंडुलम जिसको बोलते हैं, तो उसका अगर लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, तो दुगुना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। छठा नंबर सवाल दिया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, जो वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसका कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि किस कार्य सिद्धांत, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन किस कार्य पर, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो है अपकेंद्रण। क्या है वो, अपकेंद्रण, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे के सिद्धांत पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे के काम करता है जो वॉशिंग मशीन होता है। तो क्या करते हैं, जब हम उसमें कपड़े डालते हैं उसको बढ़िया से धो धा देता है घुमा घुमा के, तो उसको बोलते हैं कौन से, वो कौन सा प्रक्रिया हो गया, कौन सा सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, तो अपकेंद्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पे। नेक्स्ट सवाल है, एक लिफ्ट में, ठीक है, क्या दिया गया कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। यानी कि जो लिफ्ट होता है ना, जब वो जाता है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो प्रत्यक्ष भार है वो क्या होता है, वास्तविक भार से कम होता है। ऐसा किस वजह से होता है, तो ऐसा होता है त्वरण के साथ नीचे, यानी कि त्वरण के साथ जब नीचे जाएगा ना लिफ्ट, अगर एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो उस समय क्या होगा कि व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है, उसका जो रियल भार है, ठीक है, वो क्या होगा, वास्तविक भार से कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो क्या होगा, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण के साथ नीचे जाएगा, जैसे लिफ्ट नीचे जा रहा है और विथ एक्सीलरेशन, किसके साथ, तो विथ एक्सीलरेशन, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रियल भार है, जो रियल वेट है, जो रियल वेट है उससे आपको जो वेट होगा वो क्या होगा, कम दिखने को मिलेगा। ठीक है, रियल वेट से कम आपका वेट मतलब हो जाता है। तो किस वजह से होता है, त्वरण के साथ जब नीचे जाता है। तो अगला दिया गया कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये जो सिद्धांत है किस आधारित पे है, तो इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, किस नाम से इसको जानते हैं, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत पे जो जहाज को बनाया जाता है। तो इस वजह से जहाज क्या होता है कि डूबता नहीं है। आप खुद सोचिए कि छोटा सा हम लोग कंकर पत्थर भी पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन उतना बड़ा टाइटेनिक जो जहाज था वो भी पानी में नहीं डूबा। डूबने का वजह यह था कि वो टकरा गया, इस वजह से डूब गया, क्योंकि उसमें लीकेज हो गया। लेकिन अगर इस तरह हम देखें, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, मान लीजिए कि समुद्र हो गया, तो इस पर आपको बड़े बड़े जहाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े जहाज है वो इसी तरह से क्या होते हैं, तैरते हुए, या फिर नाव जो है इसी तरह से तैरते हुए आपको देखने को मिलता है। तो ये डूबता क्यों नहीं है, जबकि एक छोटा सा अगर हम कील डालेंगे तो तुरंत ये पानी के नीचे जाकर डूब जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है कि क्योंकि ये एक सिद्धांत पे कार्य करता है जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज ने क्या किया था, एक सिद्धांत खोजा था जिस पे ये कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल दिया गया है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक पानी का गिलास रखा गया, क्या रखा गया कि एक पानी का गिलास है में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, यानी कि एक बर्फ का टुकड़ा उस पर तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलेगा उसका, तो पानी का जो स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक गिलास गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास हो गया, गिलास में पानी रखा हुआ है। ठीक है, गिलास में क्या हुआ, पूरा पानी भरल है और इसमें ऊपर एक क्या रखा गया है, एक इस तरह का आइस का टुकड़ा रखा गया। ठीक है, ये क्या है, आइस हो गया। तो ये जो बर्फ़ का पानी, जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो इसमें पानी का स्तर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो इससे इसमें क्या सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, जितना पानी था उतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका यही उत्तर रखिएगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग बोल देते हैं बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, नहीं जी, क्या होगा, आंसर में यही रहेगा कि जितना उसका स्तर था उतना ही रहेगा। 10वां नंबर सवाल दिया गया है कि भारहीनता की अवस्था में, क्या दिया गया कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। यानी कि भारहीनता, वेटलेसनेस में अगर बात करें एक मोमबत्ती की ज्वाला का, तो उसका आकार कैसा होगा, तो वैसा ही रहेगा जैसा कि वो जलता है। ठीक है, उसमें उसका आकार क्या होगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, नो चेंज देखने को मिलेगा। अगला है कि किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, अगर न्यूटन मीटर की बात करें तो जो बल है उसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, जो बल है उसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं पे आपको ध्यान देना है। अगला सवाल दिया गया है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु, जो उसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है,
उसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो उसके अंदर क्या होता है, उसका जो चाल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी जो चाल होती है उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को गर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि इतना बड़ा एक ईंट है, तो ईंट में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बन के मिलकर बना हुआ है, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बन मिल के बना हुआ है। जब इसको तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता जाएगा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता जाएगा। तो वो क्या है, जो छोटे छोटे कण है उसी से तो बन के मिला हुआ है, मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो जब उसको हम गर्म करते हैं ना, जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे जो उसके अंदर जो अणु प्रेजेंट है उसका जो चाल होता है वो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बस आपको यही चीज़ याद रखना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। हीट को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, ठीक है। हीट को क्या, ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा किसको, हीट को बोलते हैं। तो उसका मात्रक क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल दिया गया कि जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। जब मान लीजिए कि कोई भी पानी है बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, तो जब ऊंचाई से गिरेगा ना तो उसके तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलता है। क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। अगला दिया गया कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। अगर हमको चावल पकाना है तो सबसे पूरा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ टाइम लगेगा, तो अगर हम उसको माउंट एवरेस्ट पर लेके जाए और वहाँ पे पकाए तो क्या होगा कि सबसे अधिक टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या, जैसे यहाँ पे बस इतना आपको हिंट दे दे रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो बताइएगा कि डिक्रीज क्या होता है, हाइट के साथ साथ किस क्या चीज़ डिक्रीज होता है जिसकी वजह से हमको कोई भी चीज़ पकाने में समय लगता है, ठीक है। ये आप बताइएगा कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। अगला सवाल दिया गया क्या है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो एक होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, वही इसको त्रिक बिंदु बोला जाता है, जहाँ पे आपको उस अवस्था में, ठीक है, बर्फ, पानी और वाष्प एक ही मतलब संतुलन में रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो बर्फ है, आइस हो गया, ठीक है, आइस हो गया या फिर वाटर हो गया, और जो वाष्प है यानी कि वेपर, ये देखने को मिलता है जिस जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे ना, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, क्लास 11th में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिला होगा। उसके पहले ये ट्रिपल पॉइंट बहुत रेयर चांस में कोई पढ़ा होगा, 11th में ये चीज़ बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल दिया गया कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है। अगर किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसके तापमान में क्या देखने को मिलेगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा। अगला सवाल दिया गया कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जो निम्न तापी इंजन है उसका अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो जो रॉकेट प्रौद्योगिकी है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। किसको, तो निम्न तापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। जो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका क्या मेन कारण है, तो उसका मेन कारण है जो भी मतलब धूलकण है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में धूलकण प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, उसके वजह से क्या होता है कि प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है, डिस्पर्सन होता है, ठीक है। प्रकाश का विसरण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऐसा किस वजह से होता है, तो जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। जो आकाश है उसका रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 नंबर, कि जो आकाश है उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। किस वजह से, तो प्रकीर्णन के कारण से, ठीक है। प्रकीर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हमें क्या होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें साइंस का यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया गया समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।